हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी पुटगांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, जैसा कि हम लोग ने यस्टरडे पढ़ा था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में चैप्टर नंबर सेकंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। और चैप्टर नंबर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, अर्थात धर्मनिरपेक्षता की समझ, या फिर कहें तो धर्मनिरपेक्षता है क्या। सो गाइस, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और भारतीय संविधान में ये कानून है, ये लॉ है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती या फिर किसी का इंसिस्टेंस या हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं है। मगर जब आपको जबरन कोई धर्म अपनाने को कहा जाए, जबरन वो चीज़ आप पर थोप दी जाए, तो आप सपोज़ करिए कि आपको कैसा लगेगा। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सबका एक ही गॉड है, एक ही मालिक है, हम सबके एक ही बंदे हैं। तो इस तर्क को, इस सोच को कहीं ना कहीं हमें अपने आप में लाना होगा। तो हम जरा बात करते हैं कि है क्या आखिर सेकुलरिज्म। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की कुसंगुता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। सो गाइज, ये कहलाता है सेकुलरिज्म। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसा कि पिछली चर्चा हमने की थी, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लिए राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात आती गई इसकी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है क्या? व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहलाता है? देखिए, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। नंबर 2, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। नंबर 3, राज्य ने ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इसकी भी जो है पड़ताल की गई है, या कहें तो इसको भी चीज़ें की गई हैं। जैसे कि हम इसको पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, अब ये जो चित्र हैं या फिर जो कॉमिक्स है, कॉमिक्स के माध्यम से इसको कैसे कैसे बताया गया है, कैसे कैसे समझाया गया है। और ये गाइस कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हो जाता है कि
हमें किस तरीके से रहना है और किस तरीके से नहीं रहना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तर्क भी हो जाते हैं कि एक धर्म के लोग जैसे ऊंची जाति, निम्न जाति, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों या कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पाबंदी लगाई है, जो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, वो भी कहीं ना कहीं इसको दर्शाता है और ये आपके नॉलेज की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है, ऐसा भी कहता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में समूह या हम कहें कि विभिन्न प्रकार के तर्कों या रीजनों या फिर उनके पारिवेशिक समावेश या हमारे कोई भी ऐसे रीजन्स जिसको लेकर हम नहीं हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमको पुनः इस बात से अभिगत कराता है कि हमें किस तरीके से और किन हालात में इनको सही से करना है, सही से लेके जाना है या फिर आगे को प्रोसीड करना है। गाइस, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित अधिकार सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों को समझने या सोचने में अपना बड़ा योगदान देती है। गाइस, संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग हों, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकारों उन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में उन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई भी है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इस अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी रखनी होती है, या कहें तो आगे वो करना होता है। गाइस, चैप्टर नंबर 2 सेकुलरिज्म यही फिनिश होता है क्लास 8 के लिए। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और इसका मैं जो भी आपको असाइनमेंट दूंगा प्लीज़ आप उसको अच्छे से करिएगा। आपको कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं या फिर अपना एक वीडियो डाल के हमें सूचित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।